ढाका की सड़कों पर सन्नाटा छा गया है, लेकिन हवा में डर और गुस्से की गंध अभी भी महसूस की जा सकती है। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या ने देश के अल्पसंख्यकों को हिलाकर रख दिया। घरों में बंद हिंदू इस भय और अशांति की आहट महसूस कर रहे हैं। दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के बाद एक 7 साल की मासूम बच्ची को जिंदा जलाकर मार दिया गया, जिससे पूरे देश में खौफ का माहौल पैदा हो गया। बांग्लादेश फिलहाल ज्वालामुखी पर बैठा हुआ लगता है, जहां कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इन दिनों उस्मान हादी की हत्या ने बांग्लादेश में सिर्फ सामाजिक अस्थिरता ही नहीं बढ़ाई है, बल्कि राजनीतिक हलकों में भी तनाव फैला दिया है। भारत और शेख हसीना के विरोधी बांग्लादेशी नेताओं ने न्याय की मांग तेज कर दी है। इनकलाब मंच ने बांग्लादेश सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया है। इनकलाब मंच के सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने साफ कह दिया है कि यदि सरकार शाम तक हादी के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करती है तो शहबाग चौराहे पर रविवार शाम से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। कल हादी के अंतिम संस्कार के बाद दोपहर 3 बजे शहबाग चौराहे पर हुई रैली में ये अल्टीमेटम जारी किया गया। रैली के दौरान इनकलाब मंच ने करीब 2 घंटे तक इलाकों को ब्लॉक रखा। जाबिर ने होम एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त जहांगीर आलम चौधरी और मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक खुदा बख्श चौधरी ने भी 24 घंटे के अंदर इस्तीफा देने की मांग की। इनकबाल मंच ने सरकार के सामने 2 मुख्य मांगें रख दी है। पहली, हादी की हत्या में शामिल सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी और दूसरी, अवामी लीग से जुड़े कथित सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंटों की गिरफ्तारी। जाबिर ने कहा कि हत्या केवल एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि इसके पीछे एक पूरी साजिश और सिंडिकेट है। उन्होंने किसी राजनीतिक दल पर सीधे शक नहीं जताया, लेकिन कहा कि कोई भी दल संदेह से ऊपर नहीं है। जाबिर ने आगे कहा है कि हादी सिर्फ अवामी लीग के लिए ही नहीं, बल्कि कई अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी समस्या थे। उन्होंने चेतावनी दी है कि हत्यारों का बचाव करने वाले और उनका सार्वजनिक समर्थन करने वाले भी न्याय के दायरे में लाए जाएंगे। इनकलाब मंच का यह कहना है कि आगामी चुनावों को प्रभावित कर शेख हसीना की अवामी लीग को फिर से सत्ता में लाने की साजिश हो रही है। जाबिर ने हादी को जनता की आवाज और बांग्लादेश की स्वतंत्रता और संप्रभुता का प्रतीक बताया। साथ ही उन्होंने समर्थकों से शांत रहने और तोड़फोड़ से बचने की अपील की। हादी का अंतिम संस्कार शनिवार को हुआ, जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। भारत विरोधी और हिंदू विरोधी हादी को बांग्लादेश के राष्ट्र कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के बगल में दफनाया गया। इस दौरान हादी के भाई अबू बकर सिद्दीकी ने सवाल उठाया कि राजधानी में दिन दहाड़े हादी को गोली मारने के बाद उसके हत्यारे कैसे फरार हो गए। हादी के अंतिम संस्कार के बाद हजारों लोगों की भीड़ संसद में घुसने की कोशिश करती नजर आई। मोहम्मद यूनुस ने भी इस पर भाषण दिया। उन्होंने कहा कि लाखों लोग आज यहाँ आए हैं, लोग सड़क पर लहरों की तरह उमड़ रहे हैं, लोग हादी के बारे में जानना चाहते हैं। हम आपको विदाई देने नहीं आए, हम हमारे दिलों में सब बसे हुए हैं। हमेशा के लिए जब तक बांग्लादेश अस्तित्व में रहेगा, आप सभी बांग्लादेशियों के दिलों में हमारी जगह जो है इस तरीके से लगातार बनी रहेगी। गाजा से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो युद्ध विराम के दावों के बीच भी भीतर ही भीतर सुलगते बारूद के गंध को उजागर करती है। सीज फायर के शोर में दबा हुआ एक नया संघर्ष जो अब गाजी की सड़कों पर खुलकर दिखने लगा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स ये संकेत देती है कि गाजा में सिर्फ इजरायल और हमास के बीच टकराव नहीं चल रहा, बल्कि अब अंदरूनी हिंसा और सत्ता संघर्ष भी तेज हो गया। रिपोर्टर के मुताबिक गाजा में कम से कम 5 ऐसे मिलिशियाई समूह सक्रिय हो गए हैं जिन्हें इजरायल का समर्थन प्राप्त बताया गया। जो मिलिशियाई समूह गाजा के अलग अलग इलाकों में हमास के सदस्यों को सीधे तौर पर निशाना बना रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये समूह खुलेआम हमास के आतंकवादियों की हत्या में शामिल है। इनका मकसद साफ है कि हमास को सत्ता से बाहर करना और खुद गाजा की सत्ता संरचना में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना। बताया जा रहा है कि सभी गुट गाजा के उस पूर्वी हिस्से में सक्रिय हैं जो फिलहाल इजरायल के कब्जे में है। इन क्षेत्रों को येलो लाइन कहा जाता है, जहां नागरिक आबादी बहुत कम है। इसी इलाके से ये मिलिशियाई हमास पर हमला करते हैं और अपने नेटवर्क को मजबूत करते हैं। इसी महीने की शुरुआत में पॉपुलर फोर्सेज नाम के एक मिलिशियाई गुट के नेता यासर अबू शबाब की हत्या हो गई। रिपोर्टर ने बताया कि इजरायल की ओर से सबसे अधिक समर्थन इसी गुट को मिला था। अबू शबाब की मौत के बाद ये गुट कमजोर पड़ गया। कई इलाकों में आत्मसमर्पण लड़ाकों ने कर दिया। हमास ने इस मौत को अपनी जीत के रूप में पेश कर दिया और मिठाइयां बांट दी। इजरायल इससे पहले ये कह चुका था कि अबू शबाब का गुट रफा इलाके के पुनर्निर्माण कार्यों की सुरक्षा करेगा। जून 2025 में इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि इजरायल ऐसे स्थानीय समूह को सक्रिय कर रहा है। इसी बीच नवंबर की शुरुआत में दक्षिणी गाजा से एक और सनसनीखेज घटना सामने आई। दोपहर की नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकलते समय इमाम शेख महमूद अबू मुस्तफा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। एक इस्लामिस्ट उग्रवादी समूह ने दावा किया है कि हत्या एक इजरायल समर्थित मिलिशियाई ने की है। बाद में हमास से जुड़े एक अन्य गुट ने कहा कि मारा गया इमाम जिहादी था और उसने गाजा युद्ध के दौरान इजरायली बंधकों को छिपाने में मदद की थी। इस हत्या को हुसन अल अस्तल के नेतृत्व वाली मिलिशियाई से छोड़ा गया। हालांकि अल अस्तल ने इस हत्या में अपने संगठन की भूमिका से साफ तौर पर इनकार कर दिया है।
एक बार फिर से स्थिति जो है मिलिशिया ग्रुप के साथ काफी ज्यादा खराब होती हुई नजर भी आ रही है। अमेरिका के बड़े सम्मेलन एम फीस्ट के मंच से नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने जिस खतरे की ओर उंगली उठाई वह किसी एक घटना या किसी एक देश तक सीमित नहीं है। तुलसी गबार्ड ने साफ शब्दों में यह कह दिया है कि इस्लामाबादी विचारधारा से पैदा होने वाले खतरे अब वैश्विक चुनौती बन चुके हैं और इसके प्रभाव यूरोप से लेकर अमेरिका तक खुले तौर पर देखे जा सकते हैं। एम फीस्ट को संबोधित करते हुए तुलसी गबार्ड ने जर्मनी का उदाहरण सामने रखा। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे उनका क्रिसमस नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सुरक्षा कारणों से जर्मनी में कई क्रिसमस मार्केट रद्द कर दिए गए हैं। उनके मुताबिक ये केवल सुरक्षा प्रबंधन का सवाल नहीं है बल्कि ये उस भय का संकेत है जो इस्लामाबादी खतरे की वजह से पश्चिमी समाज में साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। इस्लामाबादी एक ऐसी विचारधारा है जिसके ढांचे में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य कई फिट नहीं बैठा करते। उनके अनुसार यही कारण है कि ये विचारधारा अमेरिका जैसे स्वतंत्रता आधारित देश की बुनियाद से सीधे टकराती है। दरअसल गबार्ड का यह कहना था कि इस्लामवादी विचारधारा को अगर केवल मजहबी संवेदनशीलता के चश्मे से देखा जाएगा तो उसके राजनीतिक और वैचारिक खतरे को समझना असंभव होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि ये कोई काल्पनिक डर नहीं है और न ही भविष्य की कोई दूर की आशंका है। उनके मुताबिक अमेरिका के भीतर ही कई जगहों पर इसके संकेत दिखने लग गए हैं। तुलसी गबार्ड ने दावा किया है कि अमेरिकी कानून और राजनीतिक ढांचे का इस्तेमाल कर शरीयत कानून लागू करने जैसी मांगें सामने आ रही हैं। उन्होंने ह्यूस्टन जैसे शहरों का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां ऐसी प्रक्रिया शुरू हो गई है जो अमेरिकी संविधान और स्वतंत्रता आधारित व्यवस्था के खिलाफ जाती है। उनके अनुसार ये लोकतांत्रिक की स्थिति को कमजोर करने वाली है। उन्होंने न्यू जर्सी के पीटरसन शहर का उदाहरण दिया। गबार्ड के अनुसार वहां खुद को पहला मुस्लिम शहर करने पर वो गर्व करता है और स्थानीय स्तर पर ऐसे इस्लामी सिद्धांत लागू करने की कोशिश करता है जिन्हें कानून या दबाव के जरिए समाज पर थोपने का प्रयास हो रहा है। उनका कहना है कि जब विचारधारा कानून से ऊपर बैठने लगे तब लोकतंत्र का भविष्य खतरे में पड़ ही जाता है। तुलसी गबार्ड ने इस मुद्दे को अमेरिकी मूल्यों के नजरिए से देखा। उन्होंने कहा कि अमेरिका में स्वतंत्रता का स्रोत सरकार नहीं बल्कि ईश्वर है। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं, उन्होंने चार्ली के विचारों का हवाला देते हुए कहा कि टकराव केवल नीति का नहीं बल्कि एम फीस्ट में दिया गया एक बयान ऐसे समय पर आया है जब यूरोप और अमेरिका में सार्वजनिक आयोजनों त्योहारों को लेकर लगातार चीजें बढ़ती हुई काफी ज्यादा फिलहाल नजर आ रही हैं। बता दें कि उनके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में इस्लामवादी घुसपैठ के बढ़ते संकेतों के बीच ऐसे हमले अप्रत्याशित नहीं थे। तुलसी गबार्ड के बयान ने एक बार फिर से असहज सवाल का सामना करते हुए कहा, पश्चिमी लोकतंत्र लंबे समय से बसते रहे हैं। क्या विश्वसनीयता के नाम पर ऐसी विचारधाराओं को जगह दी जा सकती है जो अत्यंत काफी खराब हो सकती है? लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब हमको सोचना होगा और इस मामले में विचार करना ही पड़ेगा। एक बार आपको बता रहे हैं कि एक रात और गोलियों की बौछार। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से जो तस्वीरें सामने आ रही है वह सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं बताती बल्कि एक ऐसे देश की भयावह हकीकत है जहां पर हिंसा अब अपवाद नहीं बल्कि रोजमर्रा का सच बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के आपको बता रहे हैं कि जोहान्सबर्ग के बाहरी इलाके में टेवन यानी कि बार के भीतर अज्ञात बंदूकधारियों ने घुसकर जमकर गोलीबारी कर दी। इस हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है जबकि 10 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए गए। यह इलाका आपको बता रहे हैं कि 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है और एक पुराना सोना खनन क्षेत्र माना जाता है। यह हमला बीती रात करीब 1 बजे के आसपास बताया गया जब बार के भीतर और आसपास लोग मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक शुरुआत में मृतकों की संख्या 10 बताई गई थी लेकिन बाद में पुष्टि के बाद इसे 9 कर दिया गया। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया है जहां पर कुछ की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बताई गई। पुलिस द्वारा जारी बयान में यह कहा गया है कि इस हमले को अंजाम देने वाले के लिए आपको बता दें कि 2 वाहनों में सवार करीब 1 दर्जन हमलावर मौके पर पहुंच गए थे। हमलावरों ने टेवर्न के भीतर मौजूद लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, भागते समय भी उन्होंने आसपास फायरिंग जारी रखी जिससे इलाके में दहशत फैल गई। इस गोलीबारी में मरने वालों में से एक आपको बता रहे कि ऑनलाइन कार हेलिंग सेवा का ड्राइवर भी शामिल बताया गया जो उस वक्त बाहर खड़ा हुआ था और इंतजार कर रहा था। यह जानकारी प्रांतीय पुलिस आयुक्त मेजर जनरल फ्रेड ने दी है। उन्होंने बताया कि हमलावरों की तलाश के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू हो गया है लेकिन फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दरअसल ये कोई अकेली या फिर अचानक हुई घटना नहीं है। दक्षिण अफ्रीका इस महीने दूसरी बड़ी मास शूटिंग का गवाह बन गया है। इससे पहले 6 दिसंबर को राजधानी प्रिटोरिया के पास आपको बता रहे कि टाउनशिप में एक हॉस्टल पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया था। उस हमले में 3 साल के एक मासूम समेत 12 लोगों की जान गई थी। पुलिस के अनुसार वह हॉस्टल अवैध रूप से शराब बेचने का अड्डा था और
आपको बता दें कि उससे गहरी समस्याएं लगातार पैदा हो रही थी, जहां पर अपराध, अवैध हथियार, गैर कानूनी गतिविधि एक दूसरे से जुड़कर जानलेवा हिंसा को जन्म दे रही थी। दक्षिण अफ्रीका में हथियारों को लेकर यह स्थिति बेहद ही चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि देश में निजी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार रखने की अनुमति है, लेकिन सख्त कानूनों के बावजूद अवैध हथियारों की संख्या बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि आपसी विवाद, लूटपाट, गैंग हिंसा अक्सर खून खराबे में बदल ही जाती है। पुलिस आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से सितंबर के बीच दक्षिण अफ्रीका में हर दिन औसतन 63 लोगों की हत्या होती है। इनमें से अधिकतर मौतें आपसी झगड़ों के कारण हुई, जबकि लूटपाट और गैंगवार में बड़ी वजह रहे। ये आंकड़े खुद में उस भयावह सच्चाई को बयान करते हैं जिसमें आम नागरिक जीने को मजबूर है। बता दें आपको कि हाल ही के वर्षों में सबसे डरावनी घटनाओं में से एक सितंबर 2024 की रही, जब ईस्टर्न कैप प्रांत के ग्रामीण इलाके में एक ही घर में मौजूद 18 रिश्तेदारों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस घटना ने पूरे देश को झंझोड़ दिया था और अब आपको बता दें कि यह घटना उसी सिलसिले की एक और कड़ी बन गई। वास्तव में सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि गोली किसने चलाई, सवाल यह है कि दक्षिण अफ्रीका में हिंसा क्यों थमने का नाम नहीं ले रही है। क्यों बार, हॉस्टल और घर सुरक्षित नहीं रह रहे हैं? क्यों हर नई सुबह किसी न किसी खून खराबे की खबर आ ही जाती है?